अमेरिका में यूएस फेड की पॉलिसी भी आएगी ब्याज दरों को लेकर, ब्याज दरें घटने की उम्मीद है। तो आपकी रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए, ये जरा समझते हैं। उतार चढ़ाव में आपको करना क्या चाहिए, किन सेक्टर से दूर रहें, ऐसे कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मार्केट के महारथी में जुड़ गए हैं नीरज दीवान। नीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सर, सबसे पहला यही प्रश्न कि बाजार चला, रिकॉर्ड ऊंचाई पर गया भी, लेकिन उसके बाद आगे नहीं चला, थम सा गया और अब हम थोड़ा सा रिवर्सल भी देख रहे हैं। एक जो निवेशक है वो थोड़ा सा परेशान होगा कि बाजार ये नीचे क्यों आ रहा है। आपका असेसमेंट सर क्या कहता है, बाजार क्यों गिरावट के शिकार हो रहे हैं और करना क्या चाहिए अभी? गुड मॉर्निंग। देखो, जिस तरह की मार्केट में भी मूवमेंट आई थी, हमने ऑल टाइम हाई के पास चले गए थे, पर वो बहुत थोड़े से स्टॉक की वजह से गए थे। तो एक थोड़े से 5, 6, 10 स्टॉक कितनी देर तक ऊपर जाते रहेंगे, जब ब्रॉडर मार्केट जो लार्जर मार्केट है वहां पे हमने किसी तरह की रैली नहीं देखी। इनफैक्ट वहां पे लगातार प्रॉफिट टेकिंग चलती रही। तो मार्केट में जब एक लगातार प्रॉफिट टेकिंग चलती रहती है तो एक लेवल पे आके वो एक उसकी जो स्पीड होती है बढ़ती है सेलिंग की, तो वो भी देखने को मिल रहा है। बिकॉज बाइंग नहीं है मार्केट के अंदर। ब्रॉडर मार्केट में आप निचले शेयर में देखें या टॉप 7-8 शेयर्स को छोड़ दें तो बाइंग कहीं देखने को नहीं मिल रही। तो थोड़ी सी भी सेलिंग आती है तो वो ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो उस तरह का अभी एक माहौल बना हुआ है मार्केट का। पर एक चीज हमने लॉन्ग टर्म में देखी है, बार बार देखी है, पर जब इस तरह की सेलिंग आती है, जैसे कल की सेलिंग आई, इस तरह की सेलिंग जिसमें अच्छे बड़े मिड कैप, स्ट्रॉन्ग मिड कैप भी गिरते हैं, तो वो एक तरह से एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस होता है जहां तक मैंने मार्केट को देखा है। तो ये टुवर्ड्स द एंड ही आती है। तो ब्रॉडर मार्केट के लिए मुझे लगता है कि ऐसी सेलिंग बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं करती है, कहीं पे बेस बनेगा और मार्केट में अच्छे शेयरों की दोबारा बाइंग जरूर शुरू हो जाएगी। नीरज सर, तो फिर प्रश्न ये भी है, और देखिए इस चीज को लेकर ना कंसेंसस है, तमाम लोग, सब लोग यही कह रहे हैं कि नहीं पूरा बाजार चला नहीं, तो वो जो टोन में जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना नया हाई बनने की, वो एक्साइटमेंट तो रही नहीं। और स्मॉल कैप की स्थिति हम देख रहे हैं कि अभी क्या है। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो लगातार 5 सेशन से स्मॉल कैप इंडेक्स में हम नरमी देख रहे हैं। तो क्या ये बेहतर स्ट्रेटजी होगी कि जो लोग स्मॉल कैप में, मिड कैप में इन्वेस्टेड हैं, थोड़ा सा पैसे वहां से निकालें और सेफ्टी की तरफ जाएं, लार्ज कैप्स में पैसे डिप्लॉय करें? अगर हाँ, तो आपके हिसाब से वो कौन से एरियाज हो सकते हैं जहां पर मतलब भले ही रिटर्न ना बने बट कैपिटल की प्रोटेक्शन हो जाए कम से कम? देखो, पोर्टफोलियो जो होता है वो उसमें एक डेफिनेटली लार्ज मिड स्मॉल कैप का पार्ट होना चाहिए अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से। अगर आप 30-40% लार्ज कैप में डालते हैं तो आप उसको मेंटेन करें। अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप में 20, 30, 40% एक्सपोजर रखते हैं तो उसको रखें। इस वक्त जब स्मॉल कैप, मिड कैप ट्रेड कर गए हैं, एक साल से आप देखें कई स्मॉल कैप, मिड कैप 30, 40, 50% डाउन होंगे। इस वक्त मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वो बेचें। अच्छे स्टॉक मिड कैप, स्मॉल कैप में भी कैटेगरी होती है, आप अपने जिससे आप एडवाइस देते हैं उससे एडवाइस देखिए। अगर आप अच्छे स्टॉक्स हैं इनमें उनकी इंप्रूवमेंट हुई है अर्निंग में, या किसी वजह से थोड़ा सा स्टैग्नेशन भी आया पर आगे का आउटलुक अच्छा है, तो उनको आप ना बेचें इस वक्त। बल्कि अच्छे स्टॉक में करेक्शन आ रही है तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं, बट आप स्लोली ऐड करें, आप एकदम बाइंग नहीं करें। बिकॉज हमको नहीं पता मार्केट का बॉटम आज होता है, कल होता है, महीने में होता है, वो कोई टाइम नहीं कर पाता। बट आप अच्छे स्टॉक में थोड़ी थोड़ी बाइंग जरूर कर सकते हैं, वो मिड स्मॉल कैप में हो तब भी आप कर सकते हैं। लार्ज कैप स्पेस में अगर आप ऑलरेडी हैं और वहां पे भी पॉकेट्स हैं जहां पे अभी भी लगता है कि अच्छी वैल्यूएशन कंफर्ट है और आगे चलते हुए आउटलुक अच्छी है। आपने देखा बैंकिंग स्पेस में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, वहां पे मुझे अभी भी लगता है कि स्ट्रेंथ है और आगे अगर ये डिप में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वेदर इट्स लार्ज कैप स्पेस में, जैसे आईसीआईसीआई बैंक जैसा स्टॉक है जिसने कंट्रीब्यूट नहीं किया था इस रैली में ज्यादा, तो वो मुझे लगता है कि काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बैंक है, जिसकी नेम्स अच्छी हैं, ग्रोथ उसकी अच्छी आ रही है उसके अंदर। उसके अलावा पीएसयू बैंक में करेक्शन देखने को मिली है, तो आई थिंक वहां पे मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह की बैलेंस शीट पीएसयू बैंक्स की है, आई थिंक इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो उससे और फायदा ही होगा उनको। तो थोड़ी रीप्राइसिंग से उनका निम्स भी इंप्रूव होगा,
तो और एसेट क्वालिटी स्ट्रांग है वहां पे भी, तो वहां पे भी मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा ऑटोज में हमने देखा था अच्छी रैली आई थी जीएसटी कट के बाद, और देखा हमने फिगर भी काफी अच्छी आई हैं। इस क्वार्टर में पूरा इम्पैक्ट भी आ जाएगा जीएसटी कट से जो बेनिफिट हुआ है, तो वहां भी मुझे लगता है अगर आपको इस डिप में अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑटो एंसिलरी में भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा सेकेंड हाफ में हमने देखा कि जो प्रोजेक्ट कंपनीज होती हैं जिसमें ऑर्डर बुक होती है, जैसे वेदर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड, इंजीनियरिंग, वहां पे सेकंड हाफ काफी अच्छा रहता है इनके लिए। तो वहां पे भी आई थिंक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। वहां भी आपको देखना चाहिए किन स्पेसेस में आपको इन्वेंट्री, आपको अभी एंट्री वैल्यूएशन अच्छी है। तो बट जो टैरिफ के रिलेटेड स्टॉक्स हैं, टैरिफ के रिलेटेड सेक्टर्स हैं, वहां पे बिकॉज जो 50% टैरिफ लगा था, जिस तरह के रेट्स आए थे, वहां से अभी भी काफी ऊपर रिबाउंड कर गए हैं। वो करेक्शन के बाद भी वहां से काफी ऊपर है। तो वहां पे थोड़ी क्लैरिटी की वेट करनी चाहिए, बिकॉज टैरिफ की तरफ से अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अभी कितना टाइम और लग सकता है यूएस ट्रेड डील में। तो वहां से थोड़ा सा अभी आप उसको अवॉइड करें, पर बाकी डोमेस्टिक फोकस स्टॉक्स में डेफिनेटली आप अपना एक्सपोजर रख सकते हैं और थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। नहीं, सही है सर। डोमेस्टिक फोकस जो कंपनीज हैं उनमें आप एक्सपोजर बढ़ाने की आप सलाह दे रहे हैं। सर अगर मैं इस लिहाज से पूछूं कि क्वार्टर 3 के नंबर आने में बहुत टाइम तो रह नहीं गया है, महीने भर बाद मतलब हम चर्चा करने लगेंगे और वो नंबर आ भी जाएंगे, तो किसी को अभी से प्रिपेयर करना हो तो आपके हिसाब से अर्निंग हम कहाँ पर बेहतर आते हुए देखेंगे? कहाँ पर आपको लगता है कि चीज़ें स्ट्रक्चरली बेहतर हैं और डोमेस्टिक जो टेलविंड से अच्छे लग रहे हैं आपको? पहला स्पेस है, मैंने मेंशन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड स्पेस है। इसमें अब थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में एग्जीक्यूशन पिकअप होता है और यहाँ पे नंबर इम्प्रूव होते दिखते हैं। और सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के कमेंट्री में भी काफी इन कंपनी ने बोला था कि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो अब यहाँ आगे चलते हुए इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। तो वहां पे मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे नंबर इम्प्रूव होंगे थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में। ऑटो कंपनीज में नंबर सेकंड क्वार्टर के भी अच्छे थे, पर मंथली नंबर अच्छे आए हैं। आई थिंक ये फुल क्वार्टर का नंबर वहां भी अच्छे आने चाहिए। और इवन कंजम्पशन कंपनीज आप देखें, कंजम्पशन वाली जो कंपनीज है वहां पे भी जीएसटी कट का बेनिफिट आया है और ये क्वार्टर में पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो वहां भी आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है। वहां भी अगर आपको बहुत अच्छी रिटर्न भी ना मिले तो एटलीस्ट आपको एक मार्केट परफॉर्मिंग रिटर्न मिलेगी और आपके कैपिटल प्रोटेक्शन का भी वहां पे एक अच्छा स्कोप रहता है। ठीक है नीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आपसे फिर से जल्दी ही मुलाकात होगी। लेकिन बाजार पर नजर डालें तो लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आई तो है, हालांकि अभी भी चिंताएं छटी नहीं हैं, क्योंकि जो निफ्टी की गिरावट है 1.25 अंकों के आसपास की है। 2.25 अंक थी, वो 1.25 अंक रह गई है। 100 अंक की रिकवरी निफ्टी में आ गई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो लोअर लेवल से करीब 250 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक में है। और आज एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि जो सरकारी बैंकों वाला जो खीमा है, थोड़ी वहां पर पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी।